नमस्कार एवरीवन। नीति शास्त्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छोटा सा वीडियो मैं एक लाया हूँ जो ईरान और इजराइल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसका एक और वीडियो है बड़ा वाला जो मेरे मित्र के साथ शाम को या आज दिन भर में आ जाना चाहिए। खैर, आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो अपनी तरफ से भी लाया हूँ। जैसे कि हमने देखा कि 15 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरुआत करी, जहां पे उन्होंने ईरान के परमाणु और मिलिट्री डिफेंस की साइट्स पे टारगेट किया। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, उनके 12 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले। आईआरजीसी के टॉप जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो वर्चुअली स्टेट विद इन अ स्टेट है, उसके टॉप कमांडर्स मार डाले। It was nothing but a decapitating operation pinpointed by Israel on the military and the nuclear command of Iran to degrade it. And I will not be surprised, and we all should not be surprised that इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की ब्लेसिंग थी। अब अगर हम देखें तो 15 जून को इजराइल ने F-15, F-16, F-35 से तेहरान में मिलिट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स, सहारन ऑयल डिपो, मैसिव फायरबॉल वहां पर हमने देखा, साउथ पार्स जो उनकी गैस फील्ड है वहां पे मारा गया, मशाद एयरपोर्ट पे मारा गया, उनकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है फोर्डो में वहां पे प्लांट पे मारा गया, इशाफायान न्यूक्लियर रिसर्च पे मारा गया, नटैंस जो इनकी एनरिचमेंट फैसिलिटी थी उस पे मारा गया। तो हम ये देखते हैं कि इजराइल ने बहुत पिन पॉइंटेड हमले करे, जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो इनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद 16 जून को इजराइल ने अपना कैंपेन जारी रखा और नेतन्याहू ने यहां तक बोला कि ये तो हफ्ते लंबा कैंपेन है। और ये तब की बात है जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानियन नेगोशिएटर्स ओमान में नेगोशिएट कर रहे थे ट्रंप डेलीगेशन के साथ। और जो चीफ डेलीगेशन थे, जो 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 बंदे थे जो एक्चुअली नेगोशिएट कर रहे थे न्यूक्लियर डील ट्रंप के साथ, वो खुद मारे गए इस अटैक में। सो इरानियंस देन अग्रीड किया, क्या ये बात करना अमेरिका से सही है? क्या ये ऑनेस्ट ब्रोकर्स हैं? एक तरफ ये बात करते हैं और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप उछल उछल के कह रहे थे कि देखो हमने कितना बड़ा बेवकूफ बनाया ईरानियंस को, हम उनको बातों में उलझाते रहे और वहां नेतन्याहू ने सरप्राइज अटैक करके पूरा का पूरा एक किल प्रोग्राम की तरफ बढ़ गए। And suddenly we all see a new Trump emerge, one from a deal maker, one from a trade one to a neocon who's willing to go full hog in the regime change in Iraq. तो आइए थोड़ा और देखते हैं आगे। अब 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, जिसमें फरीदुल अब्बासी थे, मोहम्मद मेहदी थे जो कार बॉम्बिंग्स में भी मरे, अली शमखानी जो यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक के की फिगर हेड थे, वो भी कैजुअलिटी में मारे गए, जिसकी वजह से ओमान में 15 तारीख को जो टॉक्स होनी थी वो भी डिरेल हो गई। सिमिलरली ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि 224 लोग मर चुके हैं और 1227 इंजर्ड है एज पर द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सिविलियंस। अब जो इम्पोर्टेंट जनरल्स मारे गए हैं वो है गुलाम अली राशिद, जो हेड है सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के, मेजर हुसैन बगेरी जो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ है, अली शखमानी हु वाज द वन हु वाज नेगोशिएटिंग, मेजर जनरल हुसैन सलामी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर रहे हैं,
Similarly, Amir Ali Hajda, the commander of IRGC Air Force, ठीक है, दाऊद शेखियान डेप्टी फॉर ऑपरेशन फॉर IRGC। मतलब ईरान ने, इजराइल ने यहाँ तक का बोला कि हम वी मेड श्योर कि हम लोग जो है इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखने में कामयाब हुए, ताकि हम इनको उसी जगह पे पिन पॉइंटेड स्ट्राइक पे टारगेट कर सकें। आगे चलते हैं। अब ईरान ने तो रिटेलिएट करना था, बट ऑब्वियस सी बात है, तो उन्होंने आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, यूएस प्रोवाइडेड थार्ड 270 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी, ड्रोन्स मारे। टेल अवीव का किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर जो उनके पेंटागन माना जाता है उसके जस्ट बगल में जाके मिसाइल मारी बैलिस्टिक। 15 जून को तो उन्होंने रमात गान पे हमला किया, उन्होंने बाट याम पे हमला किया, कई बच्चे सिविलियंस मारे गए इसमें। हाइफा की ऑयल फैसिलिटी उड़ा दी गई। हाइफा जो बड़ा फेमस पोर्ट सिटी है, वहाँ पे पावर प्लांट भी उड़ा दिया गया। बहुत मतलब इफ नॉट इक्वल, बट ईरान वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो भी डैमेज कर सकता है। कल तो हम लोगों ने इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उड़ती हुई देखी ईरान की, और कितने भयंकर तरीके से ये इजराइल में गिर रही थी। और इन बिकॉज हाइपरसोनिक्स को तो आयरन डोम और ये भी नहीं भेद पाते। दो यूएस एयरफोर्स, द रॉयल एयरफोर्स, दैट इज द ब्रिटिश एयरफोर्स was defending Israel, but yet Iran was able to penetrate and cause some damage. I won't call it significant because प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली इजरायली चैनल्स पे फुटेजेस आ रही थी, वी कुड इजीली वॉच इट ओवर IPTV एंड अदर सैटेलाइट नेटवर्क्स, बट देन इजराइल क्रैक डाउन कि नहीं, हमारा डैमेज मत दिखाओ, क्योंकि वो नैरेटिव है कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर पाया। बिकॉज ईरान इज नॉट हिजबुल्ला, ईरान इज नॉट हमास। बट ये भी याद रखना पड़ेगा, ईरान का डर, ईरान का पूरा एक जो छत्र छाया थी वो शिया क्रिसेंट था। वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो इनके शिया मिलिशियास थे जो इराक में रहते थे, जो ईरान में थे, जो आपका सीरिया में थे बशर अल असाद के साथ IRGC के कमांड में ऑपरेट करते थे, जो हिजबुल्ला में नासर अल्लाह के साथ करते थे, और जो हमास पे था। और ये पूरा नेटवर्क मिलके इस रीजन को, मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करता था और टेरराइज करता था। और शिया मिलिशियस के बारे में हमने अपनी किताब 2016 में लिखा हुआ है। आप चाहें तो न्यू ग्लोबल ऑर्डर की जो कॉपी है, गिंडल कॉपी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और आप में से जिन किनों के पास है उन्होंने तो पढ़ ही लिया होगा कि शिया ईरान का राइज कैसे हुआ, ऑयल ने कैसे फंड किया, JCPO कैसे हुई, वो हम सब जानते हैं। और JCPO के बाद कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे रिप ऑफ करा नेतन्याहू के कहने पे, और फिर उन्होंने रू करा कि मैंने नेतन्याहू के कहने पे क्यों करा, और फिर आज वो कभी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पलट कभी उधर पलट, ये सब खेल हम लोगों ने देखा है। इसमें मैं पहले बहुत सारे पॉडकास्ट पे बात कर चुका हूँ, तो मैं उस पर नहीं चाहूँगा। इन्होंने रहूट का विजेमान इंस्टीट्यूट, तमारा रेजिडेंशियल जोन्स, हुथियों ने भी अटैक करा, तो ये भी हिट किया गया। फिर 16 जून को इन्होंने सेंट्रल और नॉर्दर्न इजराइल पे इन्होंने भी फिर दोबारा हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक करी। 1200 किलोमीटर की जो रेंज है, मनूवरेबल वॉरहेड्स है, उनसे करा। इजराइल ने रिपोर्ट किया कि हमारे 14 डेथ्स हुई और 390 इंजरीज हुई हैं, बट मेनली प्रोजेक्टाइल्स थी जो गिरा दी गई थी। बट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि क्रूड ऑयल 6 से 10 से 12% ऊपर दौड़ गया, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है। आपका कोस्ट लाइन पे बॉम्बिंग हो रही है। ईरान थ्रेटन कर रहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा, बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करते तो अमेरिका इंटरवीन कर जाता। और ईरान का टोटल बार बार यही कह रहा था कि इजराइल ने चालू किया है डेथ टू ज्यूज एंड जायनिस्ट, जो उनका रेगुलर प्रोपेगेंडा ईरानियन रिजीम का चलता है। और
ये प्रोपेगेंडा वो लोग जारी करते हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जहां अमेरिका थ्रेटन करता है इंटरवीन करने को, नहीं नहीं, अमेरिका बीच में मत आए, ओवरवेलमिंग फोर्स लग जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ईरान के स्लोगन तो मैं बता चुका हूं आपको, वो लोग क्या क्या रेस करते हैं वहां पर, उनके जो हार्ड लाइनर्स है बेसिकली। ठीक है, they wish very bad for the state of Israel, which is a fact which cannot be denied and which cannot be condoned in any manner whatsoever. Every state, whether the Iranians or whether the Jewish state of Israel, they all have right to existence. No one can snatch that, even at whatever gunpoint you may want to put. Let that be very clear. Next, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांसफॉर्मेशन सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वो आर्ट ऑफ डील के बहुत ही बड़े हैं, बट क्या कर रहे हैं? कौन सी डील आई है? चाइना के साथ ओरल डील, जापान करने को तैयार नहीं है अभी तो ट्रेड डील। इंडिया भी कह रहा है कि नहीं जी, हम तो है आपके साथ, नॉन ट्रेड बैरियर्स पे नहीं मानेंगे। और जेलेंस्की ने तो इनका जो यूक्रेन का सीज फायर का ड्रीम था वो तो ब्लो अप कर दिया रशिया के बेसिस पे मार के, ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, जो हमने पहले वीडियो में कवर किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वो था, इनका एक आइडिया है। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनलिस्ट वॉरमोंगर काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट, ही इज मोर अ मर्केंटाइलिस्ट लीडर हु नोज बिजनेस आफ्टर द डील, एज ही सेज। जहां पे ये हर एक के साथ डील करना चाहते हैं, बट बात यह ना, हर जगह आपकी डीलिंग एबिलिटी चलती नहीं। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेन इंटेग्रिटी की बात आती है, लोग गिव इन करने को तैयार नहीं होते हैं। जेलेंस्की अपनी टेरिटरी देने को तैयार नहीं है, रशिया अपना इंपीरियल राइट्स छोड़ने को तैयार नहीं है, चाइना ताइवान पे क्लेम छोड़ने को तैयार नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की हरकतों पे जवाब देने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए, हर चीज जो होती है ना, उनका बिजनेस नहीं है जहां वो एक बार बैंकरप्ट करके उसे दोबारा खड़ा कर सकते। ये डील नहीं है। नेशंस आर बिल्ट बाय पीपल, देयर ब्लड, देयर स्वेट एंड देयर सैक्रिफाइस। Business empires are not. In business empires, you crush upon the shareholders, you crush upon the minority holders, and you nationalize the profits at the top, and you socialize the losses at the bottom. That is how corporate socialism works in America. And Donald Trump में 6 बार अपने धंधों को बैंकरप्ट करा है. So let's set the better about him. खैर एनीवेज, आगे चलते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये अपनी मिलिट्री डोमिनेंस भी बढ़ानी है, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का एंकर इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन में है, तो क्रूड स्पाइक नहीं करना चाहिए है, क्योंकि क्रूड स्पाइक किया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड रेट नहीं कट करेगा, फेड रेट नहीं कट करेगा तो भैया $60 ट्रिलियन का लोन का रोल ओवर है, पैसे कहाँ से आएंगे? $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट लग जाएगा, which will be more than the social security। और वॉर में नॉर्मली यूएस डॉलर बिकता है भाई, इस बार तो यूएस डॉलर बिका नहीं, इस बार यूएस डॉलर लोग खरीदते हैं, ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते हैं, इस बार तो उन्होंने ट्रेजरी में इन्वेस्ट नहीं किया, यील्ड्स ऊपर चली गई और उल्टा लोगों ने गोल्ड में मूवमेंट हो। अनएक्सपेक्टेड, बहुत बढ़िया। अब कोई ब्लॉकबस्टर डील तो आगे है नहीं। अब इस दौरान ना डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड, ये मार्च 2025 में एक कांग्रेशनल हियरिंग को बोलती हैं that Iran is no way near making a bomb। अब आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्च 2025 से जून 2025 तक आते आते सडनली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बोलते हैं that Iran is on the verge of nuclear weapon। ये इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज 180 डिग्रीज का ट्रंप फॉरेन पॉलिसी में कैसे आया? मूट सवाल तो ये है। और
कल I think in the last 24 or 36 hours, Prime Minister Netanyahu gave a interview to Fox News where he says, Brett Baier, where he says that Iran poses an imminent threat of nuclear destruction, कि वो ट्रम्प को भी assassinate करना चाहते थे. And I will not be surprised when the anchor asked, does that mean we are heading for a regime change? He said, probably. I would not be surprised if the Iranian government falls as a result of these strikes. They are weak anyways. Now, ये narrative जो है ना, ये नेतन्याहू का long standing goal है to neutralize Iran's nuclear capability even at the cost of derailing Iran-US nuclear talks, which he thinks are, legitimizing Iran's nuclear weapons, providing them higher enrichment than what is required for civilian nuclear weapons, thing. लेकिन यहाँ पे इनको मगा बेस से बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन आ रहा है. जो टकर कार्लसन है, जो फॉक्स न्यूज के पहले एंकर्स थे, और स्टीव बैनन है, बैनन वॉर रूम जो चलाते हैं, who caters to the मगा बेस, उनका इंटरव्यू, टकर कार्लसन वेंट ऑन स्टीव बैनन वॉर रूम, एंड नाउ टुडे स्टीव बैनन हैज कम ऑन टकर कार्लसन्स चैनल. वेरी इंटरेस्टिंग. टकर कार्लसन एडमिट करते हैं कि ही वाज रॉन्ग इन एडमिटिंग इराक वॉर आफ्टर 9/11, that he also got into that charade of weapons of mass destruction of Iraq. आप सबको पता होगा वो famous किस्सा जो कॉलिन पावल ने कहा था, Saddam Hussein has weapons of mass destruction which were never found. Rather, it was Donald Rumsfeld, who as part of a major pharma chemical giant company went under the Reagan administration to met Saddam in Baghdad and handed over those chemicals, जिसको सद्दाम ने कुर्दियों को और इराक वॉर में गैसिंग के लिए इस्तेमाल किया था. तो ये अमेरिकन थे जिन्होंने ये सारा केमिकल वॉरफेयर इनेबल किया. लेकिन क्योंकि वही सद्दाम 1999 2000 तक आते आते कहते हैं कि मैं तेल को यूरो में बेचूंगा, बस काम होना तय था. वही गद्दाफी लीबिया में कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन शुड सेल गोल्ड इन अनदर करेंसी, गोल्ड बैक करेंसी, नॉट इन द डॉलर, और नेटो का इन्वेजन लीबिया में हो जाए. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि इसके पीछे देयर आर पावर्स, शैडो पावर्स हु वांट टू रन द होल सिस्टम. अच्छा, अब टकर कार्लसन जो है बैनन वॉर रूम में कहते हैं कि ये डीप स्टेट की फॉरएवर वॉर्स हैं. वो कहते हैं कि दिस विल एंड अप सिंकिंग ट्रम्प प्रेसिडेंसी, एंड ही इवन अक्यूज फॉक्स न्यूज ऑफ पुशिंग प्रो वॉर प्रोपेगेंडा. And Bannon, echoing what Tucker Carlson was saying, says Netanyahu strikes are nothing but regime change operation. इसको खुल के बोलना चाहिए, छुपा क्यों रहे हो तुम लोग? इसको शुगर कोट क्यों कर रहे हो पब्लिक के लिए? It is not a defensive necessity for America. It is not America first, Bannon says. Bannon says that Trump should prioritize America's domestic issues over immigration and over financing debt, revitalizing American military rather than getting into a never-ending war on the Middle Eastern conflicts on the shores of Persia or Iran. अब ये दिखाता है कि मगा बेस में ग्रोइंग रिफ्ट है. और आज डोनाल्ड ट्रंप ने टकर कार्लसन पे ट्वीट किया, जैसे उन्होंने एक बार एलन मस्क पे किया था, कि टकर डजंट अंडरस्टैंड दैट ईरान डज नॉट नीड्स न्यूक्लियर वेपन्स. बिल्कुल सही कहा. आई एग्री. While Tucker Carlson and Bannon are taking an idealistic position कि नो वॉर, फॉरएवर वॉर में जाना ही नहीं है, बट ये वॉर हो क्यों रही है? ट्रम्प जाना क्यों चाहते हैं? ट्रम्प कोई लॉजिक तो होगा. आगे बढ़ते हैं. ईरान की ट्रम्प की दिक्कत क्या है? पहले तो न्यूक्लियर दिक्कत समझते, फिर आगे बड़ी दिक्कत समझेंगे. ठीक है, आइए चलती.
तो एट द हार्ट ऑफ दिस इज ट्रम्प्स मिडिल ईस्टर्न स्ट्रैटेजी, जो बताती है कि उन्होंने ईरान इजराइल को यूज किया टू एज अ काइनेटिक प्रॉक्सी इन द रीजन टू डिग्रेड ईरान मिलिट्री एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, destroy their enrichment stockpiles, UF6, uranium hydroxide fluoride, advanced IR6, IR4 centrifuges, ठीक है, and keep the enrichment capacity below 5 to 7K of separative work units per year, that is below the 20% enrichment level. जबकि IAEA कहता है ये उससे कई हाई लेवल तक जा चुके थे। अब इसमें उनको करने के लिए आपको एनिमी एयर डिफेंसेस को करना पड़ेगा, दैट इज सीड सेपरेशन ऑफ एनिमी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी ऑफ एयर डिफेंस आपको तोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज यू नीड अ क्लीन एयर डोमिनेंस ओवर ईरान टू स्ट्राइक. सो इजराइल हैज effectively told that it had destroyed one third of Iran's, more than one third of Iran's missile defense system. On that speaks of Israel's technical superiority, right? Iran has ability to fire back, but not that great as what Israel has. Obviously, it has the latest armory, weapons, radar, technology, stealth, but Iran doesn't have it. But IAEA ने बोला कि ना नाटैंस ना फॉर्डो, दोनों ही फैसिलिटियां अभी तक पूरी तरीके से ना खत्म हुई, दोनों में एनरिचमेंट इंटैक्ट है. इसका मतलब ये है कि अगर आप गूगल इमेज पे जाएंगे, फॉर्डो में न्यूक्लियर प्लांट को चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा ये पहाड़ी की साइड पे ऊपर एक बिल्डिंग है, लेकिन अंदर ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्वाइट डीप, हंड्रेड ऑफ फीट नीचे अंदर. अब इजराइल के पास वो हथियार नहीं है इतना डीप पेनिट्रेट करने के लिए, जो बंकर बस्टर्स बोले जाते हैं. वो बंकर बस्टर्स है अमेरिका के पास, 30,000 LB GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस प्रेडेटर, जो B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स करते हैं, ठीक है, जो इन्होंने लेट गाजा में भी यूज किए थे हमास की टनल्स को करने के लिए. इसीलिए नेतन्याहू बार बार बोल रहे हैं अमेरिका को टू ज्वाइन द एफर्ट कि ईरान की रिजीम बहुत वीक है इस टाइम पे. सो प्लीज, इट्स द गोल्डन टाइम टू crush its nuclear program, crush its military program, and hopefully, possibly, regime change as well. Okay? जबकि उनका ऑफिशियल कमांडर्स नहीं कह रहे हैं, बट नेतन्याहू खुद हिंट कर रहे हैं. अब ये क्या दिखाता है कि इजराइल की लिथैलिटी अमेरिका पे डिपेंड करती है. अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के कैंपेन को रेन इन कर रखा है कि आपको उतना नहीं मारना है. तो उसका एक कारण है, वो चाहते हैं कि ईरान एज अ फंक्शनल स्टेट जिंदा रहे, ताकि सऊदी अरेबिया, टर्की और या अदर आइडियोलॉजीज को एक काउंटर स्ट्राइक मिलता रहे. ठीक है, एक काउंटर लेवरेज मिलता रहे, अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला रेलेवेंट रहेगा, सारे आर्म्स खरीदेंगे, पेट्रो डॉलर चलेगा. भाई, ईरान एज अ फंक्शनल स्टेट इज अ नेसेसिटी फॉर अमेरिका, बट फॉर नेतन्याहू इट मे नॉट बी. उनका डाइवर्जेंस है, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमें तो, मेरे लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम. और उनकी बात भी सही है. जो देश जो डेथ टू अमेरिका, जायनिज्म और इनको बोलते हैं, वो तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे. उनके लिए तो ये डायर थ्रेट है. और अगर आप एटॉमिक बॉम्ब नाम की किताब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे इजरायलीज ने वो बड़ा फेमस ऑपरेशन करके 1980s में इराक का रिएक्टर तोड़ा था. तो नेचुरल है कि वो तो ये भी तोड़ेंगे. छोटा सा एक देश है, इतनी बड़ी मुश्किल सर्वाइवर है, कितनी बार तो उस पर हमले हो चुके हैं, कभी हमास के, कभी हिजबुल्ला के, कभी 7 अरब आर्मीज के, कभी इजिप्ट के साथ. तो उनके तो ये सर्वाइवल की बात है, तो वो कैसे न्यूक्लियर वेपन आने दे सकते हैं. और जहां तक मुझे बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए. एक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो उनमें सिरदर्दी देख लिया कि रेडिकल्स के बाद जाके हाथ में क्या हाल होता है. रोज धमकी आती, चला दूंगा नॉनसेंस. अब किसी और एक रिजीम के ऐसे हाथ में लग जाए जहां पर रेडिकलाइजेशन इतना हाई है कि वो किसी एक नस्ल को तबाह करने के लिए, मारने के लिए तैयार है, उनके हाथ में ये मतलब ये उस तरह देना, न्यूक्लियर उस तरह देना गलत.
एंड आई थिंक इवन सेन इंडियंस वुड एग्री टू इट, ठीक है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्ले है, ये भी जानना जरूरी है। मैंने कहा था ना, एक बहुत बड़ा एंगल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मतलब है तो नोन तो है, लेकिन डिटेल थोड़ी आज डिस्कस करते हैं। मैंने ये पॉडकास्ट एक्चुअली इसीलिए रखा है क्योंकि बाकी सारा तो मैंने ऑलरेडी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करा है, वो आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेट गेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो पर्शिया एक बहुत बड़ा प्राइज है फॉर ऑल द ग्रेट पावर्स। अब ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी आपको सबको याद होगा एंग्लो रशियन राइवलरी बड़ी फेमस थी सेंट्रल एशिया में, जिसको हम ग्रेट गेम के नाम से बारे में बताते हैं। बड़े लोगों ने किताबें भी लिखी हुई है इस पर। बहुत पावर एक दूसरे को इंपीरियल इंटरेस्ट से देखती थी। ब्रिटेन जो है इंडिया पे फोकस करता था, रशिया जो है सेंट्रल एशिया पे फोकस करता था, रशियन एम्पायर एक्चुअली। तो ब्रिटेन का जो कंसर्न था कि रशिया का साउथवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था 1890 में टुवर्ड्स कॉकेसस, कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान एंड कमर्शियल डोमिनेंस ऑफ द नॉर्दर्न पर्शिया। तो लॉर्ड कर्जन जो थे ना, जो एक स्टॉन्च रूसोफोब थे। अब कर्जन तो आपने सुना ही होगा इंडियन हिस्ट्री में भी इनके बारे में। He warned for Russia's passion for territorial expansion, a potential to threaten India via Persia और अफगानिस्तान। तो ब्रिटिश एम्पायर को थ्रेट ये था, जो लॉर्ड कर्जन ने बोला, कि रशिया जो है वो रशियन एम्पायर अपने ट्रेड के लिए, वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए नीचे पर्शिया तक आ सकता है और इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज को थ्रेटन कर सकता है वाया पर्शिया और अफगानिस्तान। दिस वाज द पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। अब ब्रिटिश स्ट्रेटेजिस्ट ने फेयर किया रशिया कुड मार्च साउथ टू द पर्शियन गल्फ टू अ नेवल बेस, जो ब्रिटिश मैरीटाइम डोमिनेंस को हर्ट कर सकता है, एज पर अ नेवल एक्सपर्ट अल्फ्रेड महान इन 1900। तो अब रशिया ने अफगानिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एडवांस तो किया, लेकिन दे कुड इजीली बाईपास थ्रू खाइबर पास एंड गेट फर्दर इनटू पर्शिया। कन्वर्सली रशिया सॉ, अब रशिया का भी एक व्यू पॉइंट है, ये ब्रिटिश व्यू पॉइंट था, रशियन व्यू पॉइंट भी है, कि पर्शिया वाज फर्मली विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया का स्टेट्समैन जो काउंट सर्गाई विटे थे, उन्होंने कहा पर्शिया वाज इफेक्टिवली अंडर रशियन कंट्रोल और रशियन पेनिट्रेशन इन द नॉर्थ एंड रशियन कैप्चर ऑफ पंजदे ओएसिस ऑन द अफगान बॉर्डर इन 1885 claimed by the Britain as Afghan territory. This was the expansionist drive which sparked this war. Russia justified the move as defensive, citing Britain hostility since the Crimean War. ब्रिटेन ने क्राइमियन वॉर में रशिया के खिलाफ एक्ट किया। The Panjday crisis was resolved diplomatically. Ultimately, क्वीन विक्टोरिया ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने अपने फैमिली रिलेशंस और अपने गुड ऑफिसर्स के जरिए रशियन इंपीरियल पैलेस के जरिए, क्रेमलिन के जरिए बातचीत करी, कंसीडिंग द जुल्फिकार पास टू अफगानिस्तान एंड एंग्लो रशियन बाउंड्री कमीशन 1887 में बना। अब ये राइवलरी इतनी इंटेंस थी कि ब्रिटेन वांटेड टू डोमिनेट द ट्रेड इन सदर्न पर्शिया, leveraging Suez Canal, maritime links with India. Lord Curzon wanted the like huge dominance of what you say, the whole Persian Gulf, the trade of India. Correct. Both powers बहुत अपने sphere of influence को करती थी, और जिसकी पंजदे का जो क्राइसिस था, इसको ब्रिटेन ने प्रॉम्प्ट किया टू स्टार्ट इट्स फॉरवर्ड पॉलिसी, एक्सपैंड इट्स कंट्रोल अप टिल द अफगान बाउंड्रीज, अफगान इंडियन बॉर्डर, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली ड्यूरेंट लाइन अग्रीमेंट आया, जहां पे ब्रिटेन और अफगान गवर्नमेंट का डिमार्केशन हुआ और वहां पे पश्तून एरियाज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और बलोचिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान which was then part of the British India at that time, Afghanistan and the Sistan Balochistan province of Iran, right? Divide and rule, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, typical British policy. अब
आज की जो ये पॉलिसी है, ये एंग्लो अमेरिकन पॉलिसी थी कि वो रशिया को वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं देना चाहते थे किसी कम्युनिस्ट पावर को। ये 1980s में भी जारी रहती है। जैसे ही रिजीम चेंज होता है, राहुल खोमेनी आते हैं, पेरिस से भिजवाए जाते हैं रादर एक्चुअली। इस्लाम इन ईरान फाइल पढ़ लीजिए। ही वाज इन टच विद द CIA सिंस 1963 बाय द वे। ठीक है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आते हैं, वो टेक ओवर करते हैं, कम्युनिस्टों को उड़ाते हैं, टुडे पार्टी उड़ती है, ठीक है। और फिर वो मॉस्को के साथ अग्रीमेंट साइन करने से मना कर देते हैं कि हम पुराना अग्रीमेंट आपके साथ रिन्यू नहीं करेंगे, हम एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएंगे, बिकॉज रशिया 1980 में, सोवियत रशिया, वो अफगानिस्तान को इन्वेट करता है। तो खोमेनी को वो थ्रेट लगता है। आप यही साइकोलॉजी, that an access of communist power to Persian Gulf is a threat to the Anglo-American interest, यही प्ले आउट करता है 25 साल के $400 बिलियन के अग्रीमेंट में जो चाइना और ईरान के बीच में हुआ 2021 में। आइए उसके की प्रोविजंस पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहला, ईरान चाइना को ऑयल सप्लाई करेगा फॉर 25 ईयर्स फॉर रिड्यूस प्राइसेस इन ल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग $400 बिलियन इन डाइवर्स फील्ड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड एंड पोर्ट्स। अब ये ऑयल का डील था। क्यों? पहला तो ऑयल पे आ गया, बिकॉज अगर मलाका स्ट्रेट चोक ऑफ हो जाता है तो ईरान से पाइपलाइन के जरिए, सीपेक के जरिए या BRI के जरिए इस तेल को चाइना पहुंचाया जा सकता है और चाइना की इकोनॉमी जारी रहेगी, अमेरिका का प्लॉय फेल करेगा। सॉरी। दूसरा, creating a special mechanism to aid banking transaction between two countries in Chinese yuan and payment settlement system between the traders of two countries. आप समझ रहे हैं? ECNY and KIPS, नॉन डॉलर ट्रेड, ऑयल का और सब कमोडिटीज का बिटवीन चाइना एंड Iran. The possibility of building oil depots on Chinese territories or a stockpile to re-export without the need to pay taxes. Intelligence cooperation and information infrastructure for a 5G telecommunication network. Intelligence cooperation भी क्या बात है? Make Iran the central hub of Silk Road commercial route in the Middle East passing through Arabian Peninsula. Cooperation with Russia and the Sea of Oman in the Arabian Gulf, Azerbaijan, Russia and the coast of southern Iran in the Baltic Sea. Establishing gas and oil pipeline from southern Iran to the Mediterranean via Iraq, Syria, Lebanon, and connected to the Syrian port of Banias and Lebanese port of Tripoli. Basically, interconnect China with the Middle East and the Persian Gulf. Extend the Shia crescent all the way to Central Asia, with Iran as a central node. Military defense and security cooperation, including training, research, and interaction of strategic. तो आप ये देखिए कितनी बड़ी पार्टनरशिप। उसी तरीके से 17 जनवरी 2025 को ईरान ने रशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी 20 साल के लिए, रिन्यूएबल ऑटोमेटिकली, जो कल रशियन प्रेसिडेंट ने आफ्टर ड्यूमा अप्रूव्ड इट साइन करी। डेट देखने वाली है। ठीक है, सिक्योरिटी उसमें क्या क्या है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, मिलिट्री कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रीजनल और बाकी इशू पे बातचीत करेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन पैक्ट, थ्रेट रिस्पॉन्स होगा, UN चार्टर इंटरनेशनल, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। कोई दूसरे पे हमला करता है तो हम उनको टारगेट करेंगे। एनर्जी सेक्टर, जॉइंट ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पे हम का रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा रिजर्व है यूरेनियम का। ठीक है, ट्रेड और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि रशिया का भी अपने के इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम्स, वो तो वैसे ही नॉन डॉलर ट्रेड में इंडिया के साथ भी कर रहे हैं। रशिया रूबल ट्रेड, रुपी रूबल ट्रेड कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, रेल रोड टाइम से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट, मॉस्को से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल ट्रांजिट सिस्टम, कस्टम्स कॉपरेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, साइंस टेक एंड वाइडर साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, एंड नॉट द मिलिट्री कॉपरेशन, जहां पे ये ड्रोन्स भी दे रहे हैं ईरान को यूक्रेन में मदद करने के लिए, रशिया को यूक्रेन में मदद करने के लिए, और रशिया इनको रेंज रिटर्न S-300 S-400 और ये सुखोई में मदद कर रहा है सर्विसिंग के लिए। तो ये आप देख लीजिए, दो बड़ी पार्टनरशिप्स है ईरान की, चाइना के साथ और रशिया के साथ। अब IRGC जो ईरानियन मुल्ला रिजीम जो है, क्लेरिक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, आई कॉल द मुल्ला इन द कलोकियल हिंदी लैंग्वेज। तो IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो आयतुल्लाह के साथ रहती है, ठीक है, उनका आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट हो गया चाइना एंड रशिया के साथ एंड ब्रिक्स प्लस के साथ, स्पेसिफिकली आफ्टर दे हैव अलाइंड विद after the Qasem Soleimani's assassination by Donald Trump at the behest of Prime Minister Netanyahu, and the breakdown of the JCPOA talks. They took a ideological stand कि देख लिया पीस नेगोशिएशन करके, रूहानी और जरीफ को बोला क्या मिला आप लोगों को, धोखाधड़ी, बैकस्टैबिंग अमेरिका से, एग्जैक्टली। अब दिस वुड डिसरप्ट, अब अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, मुल्ला एक्सेस टूटता है, तो वेस्ट को सक्सेस मिलेगा, PRI डिसरप्ट होगा, US इंटरेस्ट गल्फ में सिक्योर होंगे, पेट्रो डॉलर सिस्टम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज वन ह्यूज ऑयल रिजर्व करेंसी विल स्टार्ट बाइंग US ट्रेजरीज, जो बंद थी अभी तक, सैंक्शन थी, ठीक है। एंड बट इसमें रिस्क क्या है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इन्वॉल्व होते हैं फोर्डो में मारने के लिए या लिमिटेड एंगेजमेंट करने के लिए टू टेक डाउन द मिलिट्री न्यूक्लियर प्लांट, तो इसमें ऑयल बढ़ सकता है, उनका इकोनॉमिक एजेंडा डिरेल हो सकता है, और सबसे बड़ा रिस्क यह है कि ईरान में इराक वाला हाल हो सकता है, जहां पे रिजीम कोलैप्स तो हो जाए लेकिन उसकी ऑल्टरनेट में कौन आएगा ये कोई नहीं जानता। वही गलती जो राष्ट्रपति बुश ने करी थी और बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने करी थी, जहां उन्होंने सद्दाम को हटाने के बाद डीबाथिफिकेशन किया, बाथ पार्टी का सत्यानाश किया, और अल्टीमेटली इराक फेल इनटू रॉन्ग हैंड्स, एंड वहां पे बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स का जन्म हुआ, इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट और आईसिस एज वी कॉल इट, जो हमने देखा 2014-15। ये सारी उन इल फेटेड रिजीम चेंज ऑपरेशंस की बात थी, इसीलिए बैनन, इसीलिए टकर कार्लसन और मगाबेस इसको बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं US में राष्ट्रपति के खिलाफ। बट आप लोग ये भी सोचिए कि राष्ट्रपति को पता है कि उनको ये तोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया तेहरान को बैक कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म US डोमिनेशन के लिए थ्रेट है। इफ ईरान टुडे ब्रेक्स आउट, टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन, hoodwinks America ultimately, and then finally joins BRIC Plus and start trading, declares itself to be trading in non-dollar terms, there is no way America can stop this, because it's a nuclear power. You can't force it. So this is the problem which they are facing. ऊपर से इसके लिए ट्रम्प का इकोनॉमिक एजेंडा भी है, उनको चाइना से रेयर अर्थ चाहिए, मैग्नेट सप्लाई चाहिए, US को री इंडस्ट्रियलाइज करना है, मुनरो डॉक्टर पे जाना है, भैया मेरे को ग्लोबल हेजीमनी, ग्लोबल एम्पायर गया भाड़ में, पैक्स अमेरिकाना वाला, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला, आई हैव टू शिफ्ट टू प्रायोरिटाइजिंग अमेरिकाज इकोनॉमिक रेजिलियंस, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। 20 से 30 साल में कैसी सिचुएशन आएगी जहाँ डॉलर चैलेंज होगा, उस टाइम पे अमेरिका शुड बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, इट शुड हैव दोज इंडस्ट्रीज, दैट टेक्नोलॉजी, दैट मिलिट्री टू डिफेंड इटसेल्फ। अल्टीमेटली डॉलर को डिफेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, एक हॉलो इकोनॉमी क्या करेगी? उसके लिए वो क्वाड को भी वीक करने को तैयार है, वो ऑकस को भी वीक करने को तैयार है। प्योर रियल पॉलिटिक इन प्रैग्मेटिज्म।
at best in Donald Trump's policy. Let me reindustrialize and reshore USA first. I'll rest everything second. इसीलिए वो बीबी नेतन्याहू को भी बोल रहे हैं कि अभी रुक जा. वो इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए अंदर या नहीं जाना चाहिए. बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत लुक्रेटिव है कि मैं ईरान को मार सकता हूँ. बट व्हाट इफ ईरान स्ट्राइक यूएस और यूएस बेसिस, उसके उसका क्या होगा? उसका पल्वराइजिंग रिस्पॉन्स आएगा. ऑयल कैसे रिएक्ट करेगा, इन्फ्लेशन कैसे रिएक्ट करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा, चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, रशिया कैसे रिएक्ट करेगा. ये सारे वेरिएबल्स हैं जो यूएस को अभी प्लान करने हैं बिफोर दे मेक अ फाइनल डिसीजन वेदर दे वांट टू एंटर और नॉट with Israel in this conflict. So Trump so far is buying to time to understand where it is going and how it is going. But क्या हमारा असेसमेंट क्या है और क्या हो सकता है? बहुत हाई स्टेक गेम है जहां पे यूएस एंड एलाइज वर्सेस रशिया एंड चाइना एलाइज पर्शियन गल्फ में अल्टीमेट प्राइस ऑफ पर्शिया के लिए लड़ रहे हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कब तक वो रेजिस्ट कर पाएंगे एक लुक्रेटिव ऑफर टू किल द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड वीकन एंड डिसमेंटल द आईआरजीसी मुल्ला रिजीम, और उसको रजा पहलवी जो शाह के बेटे हैं उनसे रिप्लेस कर दिया जाए. बट क्या वो ये ऑपरेशन इतना इजी है? नहीं. क्या आईआरजीसी गिव इन करेगा? क्या सोशल केओस मच सकता है इराक की तरह? क्या मुल्ला रिजीम क्रम्बल करेगी? हाउ चाइना विल रिएक्ट, हाउ रशिया विल रिएक्ट? ये सब बातें करने की बातें हैं. बट इसका मुझे लगता है ये अंदर घुसेंगे जरूर. इनको ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने के लिए. और एक बार इन्होंने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल किया, फिर ये अंदर से एक पर्शियन स्प्रिंग करवाएंगे, कलर्ड रेवोल्यूशन करवाएंगे, बगावत करवाएंगे रिजीम के खिलाफ, और अंदर से रिजीम चेंज करवाएंगे जब वो रिजीम बिल्कुल कमजोर हो चुकी हो. और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेंबर्स को भी यूज करेंगे कि तुम तख्ता पलट करो, और फिर अपने वेस्टर्न पपेट को, जैसे जो शायद से शाह के बेटे भी हो सकते हैं, उनको भेजेंगे, और ईरान एक दूसरे ऑर्बिट में पिवट कर जाएगा, और यूएस हेजिमनी और यूएस डॉलर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. एंड दिस विल बी अ ह्यूज सेटबैक टू चाइना एंड टू रशिया, जो एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन डॉलर टर्म्स में ट्रेड करने की, कमोडिटी ट्रेड करने की, एक मल्टीपोलैरिटी अलायंस बनाने की इंडो पैसिफिक के अंदर. तो अब ये आता है कि इंडिया भी मल्टीपोलैरिटी का प्रोपोनेंट है. तो भाई इसमें करना क्या चाहिए? इंडिया को इसमें हमें ये करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया इसमें आपका जो हमारे जो टाइज हैं इजराइल और ईरान के साथ, वो बहुत पुराने हैं. ठीक है. ईरान के साथ तो हमारे वर्चुअली अगर आप देखेंगे हमारे ओल्ड सिविलाइजेशनल टाइज हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम हमारे कासिम सुलेमानी के साथ, आईआरजीसी के साथ बहुत ओल्ड टाइज रहे हैं. प्रैग्मेटिक सपोर्टिंग पार्टनर था इंडिया का छाबार पोर्ट को लेके, कुलभूषण जाधव केस को लेके सुलेमानी ने हमें बैक किया. यहाँ तक कि आईसिस के जब आने पे, जब अप्रैल 2016 में 14 में इराक में अनबार में 46 इंडियन नर्सों को किडनैप कर लिया गया था, तो वहाँ पे कासिम सुलेमानी जो आईआरजीसी के कमांडर थे, उन्होंने ही उनको आजाद करवाया था नेगोशिएट करके. और उधर अगर इतिहास में जाएंगे तो जो प्रो वेस्टर्न रिजीम थी शाह की, उन्होंने $500 मिलियन का फंडिंग दिया था पाकिस्तान को फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड द इस्लामिक बॉम्ब. ये इस्लामिक बॉम्ब नाम पे किताब में लिखा हुआ है. अब आप सोच लीजिए कि अगर यहाँ ईरान में रिजीम चेंज हुआ तो इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट हो सकते हैं, हमारा अफगान एक्सेस हर्ट हो सकता है, हमारा छाबार हर्ट हो सकता है, हमारा एनएसटीसी टू रशिया हर्ट हो सकता है, बिकॉज वो दैट इज ऑल अप इन द एयर इफ दैट हैपेंस. तो और लेकिन इंडिया के लिए इजराइल भी उतना इंपॉर्टेंट है.
बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, रेडार्स, एवियोनिक्स, ड्रोन्स, 1998 के कारगिल वॉर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद करना। तो इसराइल अगर अपना मतलब वी कैन नॉट हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक सिविलाइजेशनल मित्र के बीच में हम साइड नहीं ले सकते हैं। So Indians should ideally not be taking any side and should stand neutral. But at the same time, अपने एनालिसिस में आप लोग ऑब्जेक्टिव रहिए और अनबायस रहिए, ताकि पब्लिक को एक फेयर व्यू मिले कि चल क्या रहा है, किसके क्या एम्स है, कौन क्या करना चाह रहा है, आप सबको समझ आना चाहिए। तो ये इसी पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बिकॉज क्या होता है, ट्वीट में कुछ लिखा जाता है, उसका मैसेज कुछ और होता है, कन्वे कुछ और होता है, आर्टिकल में होता है, वो एक टेक्स्ट में होता है, लेकिन एक वीडियो के जरिए जो आप एक अपनी फीलिंग की तरह समझा सकते हो, वो आर्टिकल के जरिए नहीं हो सकता। तो अब हमने देखा कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है रिजीम चेंज चाहता है ईरान में। BRI, थैंक्स टू अग्रीमेंट साइन बिटवीन ईरान एंड चाइना, ईरान एंड रशिया, और एक ग्रेट गेम का एक बैकड्रॉप है जहां पे वो एक एक्सेस नहीं चाहते कम्युनिस्ट पावर्स का पर्शियन गल्फ, जो अमेरिका की और एंग्लो पावर्स की, यूरोपियन पावर्स की नेवल डोमिनेंस को चैलेंज करे इस रीजन में, अरेबियन गल्फ रीजन। क्या सॉरी एक्चुअली अब टकर कार्लसन और डोनाल्ड ट्रंप, टकर कार्लसन और बैनन ने ये बोला कि राष्ट्रपति ट्रंप ये रिजीम चेंज के पीछे हट जाएं, ये मत करे, फॉरएवर वॉज डीप स्टेट वाली मत करे। बट उनको ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक्चुअली अमेरिकन एम्पायर को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्शिया इज द गेटवे टू द चाइनीज ऑयल एंड ट्रेड थ्रू BRI, किप्स एंड ECNY। और अगर अमेरिका ने ईरानियन रिजीम को नहीं उड़ाया तो लाइकलीहुड है कि ईरान माइट ब्रेक आउट, विल अलाइन विद BRICS, चाइना एंड रशिया, एंड इट्स गेम ओवर इन दिस रीजन। इंडिया वैसे ही हेज कर रहा है एज अ मल्टीपोलर स्टेट। खाली पाकिस्तान से क्या हो जाएगा, फिर तो से कुछ भी नहीं हो। तो अब आप ये समझिए, अगर ईरानियन रिजीम सस्टेन करने में कामयाब हो गई, डिस्पाइट दिस सरवाइव करने में कामयाब हो गई, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा कि डिस्पाइट मैक्सिमलिस्ट प्रेशर, ईरानियन रिजीम वॉज एबल टू सर्वाइव। इंडिया के लिए ये सर्वाइवल ईरानियन रिजीम का जरूरी है, बट US के लिए जरूरी नहीं। उनको बहुत बड़ा एलाई चाहिए। इसराइल के लिए भी वो जरूरी नहीं, उसके लिए तो वो मॉर्टल डेंजर है, वो खतरा है। तो यहाँ इंटरेस्ट ना अलाइन नहीं करते हैं इंडिया और अमेरिका के, इंडिया और इसराइल के। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन आवर एनालिसिस। अगर आप सोशल मीडिया पे इसराइल की डिकैपिटेशन स्ट्राइक के कवर कर रहे हैं, तो आप ईरान की स्ट्राइक्स भी कवर करिए। आप दोनों को बराबर बताएंगे, देखिए इसने यहाँ मारा, इसने वहां मारा, राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं, रशिया ये चाहता है, चाइना ये चाहता है, हमारा ये स्टैंड होना चाहिए। दैट वाज एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट व्हिच आई डिड टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आया। I wanted to give you that historical background about Victoria's and Anglo-Russian rivalry, तो आपको समझ में आया कि ग्रेट गेम है क्या और पर्शिया से क्या कनेक्शन है। सेंट्रल एशिया के जरिए पाकिस्तान का डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान तो हम लोगों ने सुन लिया, उसमें मैंने पूरा वीडियो किया हुआ पहले, लेकिन यहाँ ये क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है। और इस पर मैंने नीति शास्त्र पे एक आर्टिकल शेयर करा है, मैंने आज ही लिखा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, द बैटल फॉर पर्शिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर पढ़ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइब टू माय नीति शास्त्रा चैनल, and hopefully join very soon with you guys once again for a podcast on another interesting geopolitical international issue. Thank you so much. Namaskar.